हेलो बच्चों। तो आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखो, ये जो चैप्टर है ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे फूड रिसोर्सेज है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, हमने उन फूड रिसोर्सेज को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, क्या क्या टेक्निक्स हमें उसमें यूज़ करनी है। देखो बेटा, इसके नोट्स सेम मैं आपको पीडीएफ हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ भेज दिया करूँगी और मेंशन कर दिया करूँगी कौन कौन से पेज नंबर आपको डालने हैं या फिर आपको लिखने हैं। तो बेटा नोट्स साथ साथ बनने चाहिए। किसी ने सेल चैप्टर के नोट्स पूरे बना लिए हैं, बहुत अच्छा है। किसी ने शुरू नहीं करे हैं तो आप उसको हाफ में रख कर अपने इस चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, मतलब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये आई कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसके बाद हमने क्या करा, हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती रही। अपनी जनसंख्या जो ज्योमेट्रिकल मतलब जो तेज़ी से बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन की नीड को, फूड की नीड को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारी क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की तरीके जो थे वो इवोल्व करें। और वो सारे तरीके अब क्या होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, ताकि फूड प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा। फिर हमने क्या करा, जब आपकी इन तरीक़ों को इवोल्व किया जा रहा था तो हमारे पास बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए थे। रेवोल्यूशंस मतलब एक बार हमने बोला कि हम तो फूड बढ़ाएंगे, तो एक रेवोल्यूशन आया जिसमें हमने फूड बनाने की कोशिश करी। एक रेवोल्यूशन आया जिसमें हमने फिशेस और मिल्क वगैरह बढ़ाने की कोशिश करी। एक आया जिसमें हमने ऑयल प्रोडक्शन की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए आपका जो था रेवोल्यूशन वो लेके आया। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास आया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आया बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए आया था, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। किसके लिए आया था बेटा, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर मैं बोलूँ इंडिया में आपके ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन था, फादर कौन था, तो आप कहोगे मिस्टर MS स्वामीनाथन। इसके बाद आया बेटा ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि आया था फिशेस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर आया वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। फिर आया येलो रेवोल्यूशन, जो कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है। फिर आया बेटा गोल्डन रेवोल्यूशन, जो कि दालों की प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब हम इतने सारे क्या लेके आए, रेवोल्यूशन लेके आए। रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज होती गई। फिर अब हम ये पढ़ते हैं कि हम जो रेवोल्यूशन ला रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, हम क्यों चाहते हैं हमारी क्रॉप्स जो है वो आपकी प्रोड्यूस चाहता हूँ। तो क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा गया। किस बेस पे, पहला अगर कौन सा वो न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड कर रही है, इस बेस पे जब हमने आपकी क्रॉप्स को क्या करा, डिवाइड करा। तो पहला है हमारे पास सीरियल्स मतलब दालें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा प्रोवाइड करती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स में कौन कौन आते हैं हमारे पास, वीट, मेज, राइस, बाजरे, राई, ओट्स, सोरगम, ये हमारे किस में आते हैं, सीरियल्स में। फिर आए हमारे पास, हमने बोला भाई एक ग्रुप को नाम दे दो पल्सेस, ठीक है, सॉरी पल्सेस दालें होती हैं, सीरियल्स गेहूँ वगैरह होते हैं। पल्सेस हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देते हैं बेटा, प्रोटीन। कौन सा देते हैं, प्रोटीन। और पल्सेस के नाम क्या क्या हैं, चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल। इनको हमने किस ग्रुप में डाल दिया कि ये प्रोटीन प्रोवाइडेड है, और नाम क्या रख दिया इनका, पल्सेस। क्या रख दिया बेटा, पल्सेस। फिर अगला हमारे वो प्लांट्स जो हमें ऑयल देते हैं और न्यूट्रिएंट कौन सा प्रोवाइड करते हैं बेटा, फैटी एसिड। कौन सा प्रोवाइड करते हैं, फैटी एसिड। तो हमने कहा जो क्रॉप हमें फैटी एसिड दे रही है उसको नाम दे दो ऑयल यील्डिंग प्लांट। जो ऑयल यील्ड मतलब ऑयल निकलवा के देंगे, जैसे ग्राउंड नट, कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर, ये सब आपकी क्या है बेटा, ऑयल यील्डिंग प्लांट है। फिर हमने बोला जो पौधे हमें विटामिन, मिनरल और थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह भी देते हैं उनको बोल दो तुम वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स क्या है बेटा, जो सोर्सेज हमें मिनरल्स और वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आया हमारे पास ऐसे प्लांट जो कि हमें फाइबर प्रोवाइड करें, तो उनका नाम क्या था, कॉटन और जूट। फाइबर मतलब बेटा रेशे मतलब ऐसे लंबे लंबे रेशे जो होते हैं धागे, ऐसे कोई चीज़ प्रोवाइड करें। इसके बाद आया हमें ऐसे प्लांट जो कि हमें न्यूट्रिएंट तो देते नहीं है पर स्टिमुलेटिंग है। स्टिमुलेटिंग मतलब अगर तुम इन प्लांट्स का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तुम्हारा दिमाग खुल जाता है, मतलब तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा ऑन हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। इनको हमने बोल रहे हैं बेवरेजेस। क्या बोलते हैं बेटा, बेवरेजेस में क्या आता है आपकी, टी और कॉफ़ी। इसके बाद आते हैं फोडर क्रॉप्स मतलब जो आपके ये जानवरों को खिलाते हैं वो वाली क्रॉप्स, जिसमें हमारे पास बरसम, सुडान ग्रास और ओट ग्रासेस, ये किस में आते हैं, हमारी फोडर क्रॉप्स में। इसके बाद हमने क्रॉप्स को डिवाइड करा कि किस सीज़न में वो ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, किस सीज़न में वो ग्रो करेंगे। तो हमने कहा हमारे पास एक खरीफ क्रॉप होती है जो कि खाली रेनी सीजन्स में ग्रो करती है, मतलब कब से कब तक ग्रो करती है, जून से अक्टूबर तक।
जून से अक्टूबर तक अगर वो ग्रो कर रही है तो क्या क्या हो सकती है, पैडी, सोयाबीन, अरहर, मेज, कॉटन, उड़द और मूंग। ये खरीफ क्रॉप्स कहलाती है बेटा। रेनी सीजन जून से अक्टूबर में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। फिर आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स समर सीजन में आती हैं, नवंबर टू अप्रैल। क्या क्या है, व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड। इन्हें हम समर क्रॉप सीजन भी बोलते हैं। तो देखो हमने क्रॉप को कितने पार्ट में डिवाइड करा, 2। किस किस पार्ट में, क्या न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है या फिर वो किस सीजन में आपके उग रही है। अब एक लाइन लिखी होती है कि जब हमारे पास 1960 से 2004 तक जब हमने अपने क्रॉप प्रोडक्शन पे ध्यान देना शुरू करा तो हमारा जितना प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, उसका 4 गुना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और हमने अपना सिर्फ 25% लैंड यूज़ करा था। इस 25% लैंड से भी हमने क्या करा, आपकी कम से कम 4 गुना क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब ये 25% थोड़ी सी लैंड यूज़ करके भी इतनी सारी क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हुई, क्योंकि हमने कुछ चॉइसेस ली। चॉइसेस क्या क्या थी, हमने बेटा हेल्दी सीड लिए, हमने अपना खेत लिया और खेत में ज़रूरी नहीं है कुछ भी डाके फेंक दिया, हमने अच्छे अच्छे सीड ग्रो करे, अच्छे सीड ग्रो करें तो अच्छे अच्छे प्लांट आए। दूसरा, हमने समझा कि क्रॉप को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो हमने उसे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट दिए। तीसरा, जब हमारी क्रॉप आपकी उगी हुई है खेत के अंदर उस टाइम पे, और जब हमने उसे काट के एक गोदान में डाल दिया उस टाइम उसको बचाया कैसे जाए, ये जब हमने ध्यान देना शुरू करा तो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन क्या होगी बेटा, 25% इंक्रीज़ हो गई, 4 गुना इंक्रीज़ हो गई। और आपका एरिया अभी भी कितना यूज़ था बेटा, 25%। कितना यूज़ था बेटा, 25%। अब हमें हाई यील्ड, मतलब जो हमारा ये छोटे से एरिया में बहुत सारा क्रॉप हमें जो मिला था, इसके लिए हमने 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखी थी। मतलब किसानों ने या सरकार ने 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखी। पहले तो क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर दो, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा, क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब जैसे वो प्रोड्यूस हो रही है उसको मैनेज करना शुरू कर दो कि कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कब इसको पानी चाहिए, कब इसके साथ कौन सा काम होना चाहिए। अगला, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, मतलब अब आप अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो। कैसे करना शुरू कर दो, जब वो खड़ी हैं, उगी हुई हैं, तो उनमें कीड़े नहीं आने चाहिए। और अगर हमने उनको बाहर गोदाम में डाल दिया है काट के, तब उनको कीड़े नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अब हम अपना पहला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। आपका पहला पॉइंट है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि हमने अभी कहा क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है। मतलब जो हमें सीड्स आ रहे हैं, हमें ऐसी क्रॉप चाहिए जो हमें बढ़िया चीज़ें दे, कम से कम हमारा नुकसान करे, कम से कम कीड़े लगें। तो देखो, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, हमने जो आपकी क्रॉप है उसकी वैरायटी इंप्रूव कर दी, मतलब उससे जो सामान आपको मिल रहा था उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई। और हमने वो करा क्यों, हमारा क्या क्या फ़ायदा था, हमारे क्या क्या एम थे। सबसे पहले हमारा एम था हायर यील्ड। यील्ड का मतलब होता है बेटा अमाउंट, हमारा अमाउंट जो हमें मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्या होना चाहिए बेटा, ज़्यादा। बेटर क्वालिटी, मतलब जो भी फ्रूट हमारे पास आया, जो भी हमारे पास सीड आया या जो भी प्रोडक्ट आया उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यही तो चाहिए हमें, गंदी क्वालिटी का कोई क्या ही करेगा। दूसरा, हमारी जो क्रॉप है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो बायोटिक मतलब लिविंग चीज़ें, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीज़ें। तो लिविंग का मतलब, बायोटिक का मतलब क्या है यहाँ पे, लिविंग मतलब आपके इंसेक्ट से बची रहे। एबायोटिक मतलब आपके नॉन लिविंग चीज़ें मतलब तेज हवाएं, ठीक है, आपकी बाढ़, ड्रोट जिसे हम बोलते हैं, इन सब से बची रहे। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी प्लांट इतनी मजबूत हो कि कहीं ना कहीं वो आपके कीड़े मकोड़ों से बच जाए और आपकी जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, तेज हवाएं हो गई, इनसे भी बच जाए। तो हमने किस पर्पज़ के लिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करी, ताकि भाई देखो, एक सोचो, तुमने पूरा एक खेत उगा लिया, बढ़िया, तुमने बहुत मेहनत करी है, आपका एक टिड्डी सीजन आया, टिड्डी मतलब जो आपके ग्रास ऊपर आते हैं उनका सीज़न आया और ग्रास ऊपर सारी क्रॉप खा गई, काम चलेगा नहीं। दूसरा सोचो कि आपने आराम से पौधे उगा रखे हैं, बाढ़ आ गई बहुत बुरी तरह, बस आपका पौधा ख़त्म। अगर आपका पौधा ख़त्म तो आपका नुकसान हो जाएगा। यही बात कही जा रही है। हम ऐसे प्लांट्स चाहते थे जो कि एडवर्स, ख़राब कंडीशन में भी अपने आप को सही रख पाए। बेटा ये आपको करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लांट सही रख सकता है। आप जो सीड बनाते हो उसकी वैरायटी इंप्रूव करनी पड़ती है, आगे देखेंगे कैसे होती है। उसके अलावा यहाँ पे लिख रखा है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर और स्पेसिफिक क्रॉप लाइक ड्वार्फनेस। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं
जिसमें हम ये चाहते हैं कि ये तो गुण इनमें होने ही चाहिए। जैसे ड्वार्फनेस, हम दालों के जो पौधे होते हैं ना, हम चाहते हैं भाई दाल के पौधे छोटे हो, ठीक है, छोटे होंगे ज़्यादा दाल उगेगी। या फिर हम चाहते हैं इंटेंसिव ब्रांचिंग, जैसे हमारा इसका चाय का पौधा है, हम चाहते हैं क्योंकि चाय की जो पत्तियाँ होती है उनसे चाय बनती है, तो आप कैसा पौधा चाहोगे जिसमें पत्तियाँ ज़्यादा उगे, पत्तियाँ ज़्यादा उगेंगी, इसका मतलब ब्रांचिंग क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा लंबा ना हो, उसके अंदर क्या हो, थोड़ी सी ब्रांचिंग ज़्यादा हो, ताकि हमें फ्रूट ज़्यादा मिल सके। इनको हम बोलते हैं बेटा एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो कि आपके किसी चीज़ की खेती करने के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो, मतलब थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालें और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दें। अगला है आपका वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब वो वाइड तरीके से, मतलब बहुत 10 जगह, अगर मान लो कोई ऐसी क्रॉप है जो बहुत अच्छा फ्रूट दे रही है, बहुत महंगा फ्रूट है उसका, और वो उग सिर्फ हरियाणा में रही है, तो एक बात सोच के देखो, वो अडेप्ट सिर्फ हरियाणा में कर पा रही है, तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तुम चाहते हो कि ऐसी क्रॉप बनाना जो अडेप्ट कर सके मल्टीपल एरियाज़ में, वो हरियाणा में भी कर सके, ठीक है, वो पंजाब में भी कर सके, इसे हम बोलते हैं वाइडर एडेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। अगला है बेटा अर्ली मैच्योरेशन। देखो कई बार हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लांट है, जब तक उस प्लांट का आपका मार्केट यूज़ हो, वो उससे पहले ही हमारे पास मतलब पक जाए, और पकने के बाद हम उसको जल्दी से बेच सके ताकि हमारा फ़ायदा हो। इसके बाद बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, वही वाली बात है कि आपका थोड़े से फर्टिलाइजर में ही आपकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो देखो क्रॉप वैरायटी अगर हमें इम्प्रूव करनी है तो हम कौन कौन सी चीज़ें क्रॉप वैरायटी में लेके चलेंगे आपकी, हमने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखी और हमने कहा अब हम ऐसे सीड्स बनाएंगे जो कि हमारे इन सारे पैरामीटर्स पर क्या हो, खरी उतर सके। तो देखो अब हमने कहा कि क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, तो उसने बोला भाई क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग से। प्लांट ब्रीडिंग कैसे, आप मान लो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है आप 2 प्लांट को साथ रखो और जो उससे नया पौधा निकल के आए, हम उन 2 प्लांट को जो हम साथ रख रहे हैं, जिनसे हम बच्चा बना रहे हैं, उनको ही क्या करें, इम्प्रूव कर दे या उनको ही चेंज कर दे। कैसे, देखो सिलेक्शन से या हाइब्रिडाइजेशन से। सिलेक्शन मतलब एक ऐसा पौधा है, देखो मान लो मैंगो ही है, मैंगो आपकी जो इंडिया है उसमें बहुत सारे वैरायटी के पाए जाते हैं, तो एक मैंगो तो मीठा बहुत है, एक मैंगो मोटा बहुत है, उसकी गुठली बहुत छोटी है, उसका जो गुद्दे वाला खाने वाला पार्ट है वो क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों मैंगो की वैरायटीज़ को साथ साथ रख देंगे, ठीक है, और दोनों वैरायटी को साथ साथ रखने के बाद आप क्या करोगे, दोनों वैरायटी को साथ साथ रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक नया प्लांट मिल जाएगा। तो आपने क्या करा, सिलेक्शन कर लिया। क्या कर लिया बेटा, सिलेक्शन कर लिया। अगला होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अगला होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा, आपकी 2 प्लांट लेते हैं जो कि एक दूसरे से जेनेटिकली अलग होते हैं किसी किसी कैरेक्टर में, उसे बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा, हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम हर एक पौधे के अच्छे अच्छे गुण तो ले लें, ठीक है, और उन सारे गुणों को किस में डाल दें, एक पर्टिकुलर प्लांट में डाल दें। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा है कि जो एक दूसरे से डिफर कर रहे हो जेनेटिकली, मतलब जिनकी जेनेटिक्स एक दूसरे से अलग हो। और कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बेटा, सीधा क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। देखो पहला होता है इंटरवेराइटल, मतलब 2 डिफरेंट वैरायटीज़, जैसे चावल की 2 वैरायटी ले लो, गेहूं की 2 वैरायटी ले लो, मैंगो की 2 वैरायटी ले लो। इन 2 वैरायटीज़ को हम क्या करें, साथ साथ इनके दोनों पौधों को रखें और इनमें पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो और एक नया पौधा निकल के आए। इंटर स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज़ हो, जीनस अलग अलग हो। सेम स्पीशीज़ मतलब खट्टे फ्रूट जो है वो सेम स्पीशीज़ में आते हैं, तो तुम क्या करो, 2 खट्टे फ्रूट्स को एक साथ लेके आओ। जैसे माल्टा जो बना हुआ है वो सेम स्पीशीज़ आपकी बेसिकली 2 स्पीशीज़ है, लेकिन जीनस मतलब उनका एक सेम है, वो खट्टे फ्रूट है, स्पीशीज़ अलग अलग ले आए और एक नया पौधा बना दिया। इसके बाद बेटा इंटरजेनरिक मतलब 2 अलग अलग जोनर के फूड, एक खट्टा और एक मीठा ले आए, उसके बाद क्या करा हमने, एक नया पौधा बना दिया। ठीक है, आपका होमवर्क के साथ साथ ये रहेगा बेटा कि आपको इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक के एग्जाम्पल्स मुझे बताने हैं, आप अपने नोट्स में भी लिखोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके अलावा हमने एक बात लिखी भाई कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन आपको करना था, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो साइंस के बिना पॉसिबल नहीं था। वो साइंस जिसने हाइब्रिडाइजेशन को हेल्प करी उसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आपने अपने प्लांट्स का डीएनए चेंज कर दिया और डीएनए चेंज करने के बाद आपको क्या मिला,
आपको अपने नए प्लांट में वो कैरेक्टर मिले जो कि आपके लिए ज़रूरी थे, ठीक है। जो क्रॉप्स हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपके बाज़ार में उतारी उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। आप एक बार इसके नोट्स बना लेना और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है वो कर लेना। कल हम इसका सेकंड पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे।